सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इससे संबंधित जितने भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, जिसके अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और वर्तमान काल, जिसे आधुनिक काल भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और जो आपकी गद्य साहित्य हैं और पद्य साहित्य, उनसे संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं, जिसमें उपन्यास, कविता, कहानी, निबंध, नाटक, आलोचना, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। अब हमारी श्रृंखला है भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित हमने 18 क्लासेज करवा दी हैं। अब की 2 क्लासें और होंगी, 20 क्लासें होंगी, जिसके अंतर्गत हमने संपूर्ण आज तक जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे गई सभी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, वो इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए गए हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक। देखिए, कहीं पर भी अगर बोल में थोड़ी कंफ्यूज हो या फिर मिस प्रिंट की वजह से अगर गलत बोला जाता है, तो आप उसको दिल से नहीं लेंगे। मानवीय भूल इंसान से हो जाती है, तो आप मानवीय भूल को इग्नोर करते हुए सिर्फ आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखेंगे। आपका मकसद होना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, हमें कुछ याद हो रहा है और हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार का नायक है। तो देखिए, जो कृष्ण जी है वो किस प्रकार के नायक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कृष्ण है वो दक्षिण प्रकार के नायक हैं। किस प्रकार के नायक है? दक्षिण प्रकार के नायक है। देखिए, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक है। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं: दक्षिण, अनुकूल, सठ और धृष्ट। दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नी वाले होते हैं। होता तो अवश्य है, किंतु वह प्रधान महिषी का सर्वाधिक ध्यान रखता है। जिस प्रकार से कृष्ण जी हैं, उनके 16,000 रानियां बताते हैं, लेकिन वो हमेशा राधा के साथ ही खड़े रहते हैं। राधा उनके अर्धांगिनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वो रखते तो बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन एक को प्रधान मानते हैं। सभी नायिकाओं के प्रति उनका व्यवहार सरल, भद्र तथा सहृदय होता है। एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है। उसके बाद में है अनुकूल नायक। अनुकूल नायक है वो सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है। अनुकूल नायक होता है, उसकी कितने नायिका होती हैं? एक नायिका होती है। सठ नायक अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है, किंतु प्रकट में नहीं आता है। उसके बाद में धृष्ट। धृष्ट से मतलब पता चल रहा है आपको कि धृष्ट मतलब क्या होता है? बेकार। धृष्ट नायक यह स्पष्ट रूप से दुराचरण करता है और निर्लज भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है? आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा है वो अर्थोपेक्षक नहीं है। ये देखिए, ये नाटक है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है ये, जो कि नाटक के अंतर्गत कि किस प्रकार से कितने आपके जो भाग दिए गए हैं, कितनी उनमें कार्य व्यवस्था होती है और कितने उसके पार्ट होते हैं, किस प्रकार से नाटक को काफ़ी भागों में बांटा गया है, अर्धचूलिका है। आगे आगे आएंगे क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो आज देखिए, आज का जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा है वो अर्थोपेक्षक नहीं है। तो इनमें जो अर्थोपेक्षक है वो नियताप्ति नहीं है। क्या है? नियताप्ति है, वो अर्थोपेक्षक नहीं है। जबकि प्रवेशक, चूलिका चूलिका और नियताप्ति, सॉरी, विष्कंभक, ये क्या है? सॉरी, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है? तो देखिए, प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विष्कंभक। तो जो नियताप्ति है वो अर्थोपेक्षक नहीं है, जबकि अर्थोपेक्षक हैं प्रवेशक है, चूलिका है और आपका विष्कंभक है। इसके अलावा 2 और है, अंकास्य और अंकावतार। ठीक है, अर्थोपेक्षक की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? पहला प्रवेशक, चूलिका और विष्कंभक। ठीक है, 2 और याद रखेंगे आपके, देखिए यहाँ पे दिए भी गए हैं। नियताप्ति अर्थोपेक्षक नहीं है। अर्थोपेक्षक कितने हैं? 5 याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थोपेक्षक हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो ये 5 है। अर्थोपेक्षक किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये नाटक है, जो नाट्य कला है उसके अंतर्गत आते हैं। प्रवेशक है, चूलिका है, विष्कंभक है, अंकास्य है और अंकावतार है। जबकि नियताप्ति कार्य अवस्था के अंतर्गत आती है। जो नियताप्ति है किसके अंतर्गत आती है? तो ये कार्य अवस्था के अंतर्गत आती है। देखिए, कार्य अवस्था है उसकी संख्या भी कितनी है? 5 है। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। ठीक है,
जो आपके कार्य व्यवस्था उसकी संख्या भी कितनी है 5। अर्थोपेक्षक हैं इनकी संख्या भी कितनी है 5 है। ठीक है, याद रखेंगे कार्य व्यवस्था में कौन कौन से 5 आएंगे, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। ठीक, निम्नलिखित में से धीरोदत्त नायक कौन है। देखिए युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव और भीमसेन। आपसे पूछा जो धीरोदत्त नायक है वो कौन है, तो देखिए इन सब में धीरोदत्त नायक एक ही दिखाई दे रहे हैं हमें, भीमसेन। कौन है, भीमसेन। देखिए भीमसेन धीरोदत्त नायक है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। ठीक है, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। आपसे पूछा यहाँ पे धीरोदत्त कौन है, तो धीरोदत्त यहाँ पे भीमसेन है। आपसे पूछा जा सकता है कि नायक के कितने प्रकार होते हैं, तो नायक के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो आप में 3 में से ये दे देंगे आपको और एक अन्य पूछा जाएगा, तो आपको वो चारों नाम याद होने चाहिए कि इनमें से कौन कौन से धीरोदत्त हैं। ठीक है, उसकी व्याख्या भी आगे दी गई। तो देखिए धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। धीरोदत्त यह मायावी, उग्र, चपल, अहंकार और तर्क से पूर्ण तथा आत्मश्लाघी होता है। ठीक है, धीरोदत्त किस प्रकार का नायक होता है, यह मायावी, उग्र, चपल, अहंकार और तर्क से पूर्ण तथा आत्मश्लाघी होता है। इसे अपने बल तथा वैभव का बड़ा गर्व रहता है। साहित्य में इस प्रकार के नायक बहुत कम मिलते हैं। गौण पात्रों तथा प्रति नायकों में अवश्य ही इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। रावण, परशुराम, भीमसेन आदि धीरोदत्त नायक के उदाहरण हैं। ठीक है, क्योंकि रावण है इसको भी घमंड था, परशुराम, भीमसेन इनको बहुत अहम था, घमंड था। जबकि युधिष्ठिर क्या है, धीरोदात्त नायक है तथा दुष्यंत क्या है, धीर ललित नायक है। ठीक है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये कथन किसने कहा है, तो ये जो मैथ्यू आर्नोल्ड साहब हैं इन्होंने कहा है कि जो कविता है वो अपने मूल रूप में जीवन की ही आलोचना है। ठीक है, किसने कहा कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, तो ये कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन मैथ्यू आर्नोल्ड का। इस कथन का काव्य लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता प्रकट हुई। इस कथन से क्या है, जो काव्य लक्षण है उसमें उत्तम काव्य की विशेषता प्रकट हुई है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द प्रेजेंट टाइम। क्या नाम है इनके ग्रंथ का, याद रखेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड साहब का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। अगला क्वेश्चन है सूरती से आस्य है। देखो शूरति से क्या आस्य है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे आनंद का अनुभव। ठीक है, क्या है, सूरति से आस्य है आपका आनंद का अनुभव। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए सूरति का आस्य आनंद का अनुभव है, ये कब पूछा गया था, आपके KVS PGT 2015 का क्वेश्चन है ये। देखिए ये आए हुए क्वेश्चन हैं, दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, इनसे आप अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। सुरति का आशय आनंद का अनुभव है। सुरति स्मृति और नृत्य के बीच का पुल है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्मृति और नृत्य के बीच का पुल क्या होता है, तो वो होता है सुरति। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर KVS PGT या फिर TGT, उसके बाद में आप जो UGC नेट है उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चनों से लगाव होना चाहिए कि ये जो आपको हार्ड लगते हैं क्वेश्चन, एक दो बार करेंगे तो आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन अगर आप बार बार इन क्वेश्चनों को करते रहेंगे, आप पीछे के जो एग्जाम हैं उनको देखेंगे तो सभी एग्जाम का ट्रेंड यही रहता है कि हमें 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे पढ़े हुए थे, लेकिन 60% क्वेश्चन आप देखिए उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपने कभी उनको देखा भी नहीं होगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो। सुरती का आधार मन है और नृत्य स्वयं अपना आधार है। सुरती क्या है, सुरती का आधार है मन और नृत्य क्या है, स्वयं अपना आधार है। कबीर के पदों में सुरती और नृत्य शब्द का प्रयोग अनेक स्थान पर हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सुरती और नृत्य शब्द है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किसके पदों में हुआ है, तो ये हुआ है कबीर के पदों में। यह शब्द पारिभाषिक है। नृत्य जब सुरती में और सुरती जब नृत्य में मिलती है और
सूरती जब शब्द में मिलती है तो हंस देह की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्या है? जब सूरती किस में मिलती है? जब सूरती में और सूरती नीरती में सूरती और सूरती में जब नीरती मिलती है तो सूरती जब शब्द में मिलती है तो हंस देह में प्राप्ति होती है। नीरती बाहरी प्रवृत्ति की निवृत्ति को और सूरती अंतर्मुखी प्रवृत्ति को कहती है। देखिए, जो नीरती है वो किसको कहते हैं? बाहरी प्रवृत्ति को, और जो सूरती है वो अंतर्मुखी वृत्ति को कहा जाता है। जब बाह्य मुखी वृत्ति और अंतर्मुखी वृत्ति में लीन होती है तो जीव को जीव और ब्रह्मा में अभेद की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्या है? जब बाह्यमुखी वृत्ति और अंतर्मुखी, जो बाह्यमुखी वृत्ति है वो अंतर्मुखी में लीन हो जाती है तो जीव को जीव और ब्रह्मा में के अभेद की प्राप्ति होती है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, ये बहुत ही अच्छे व्याख्या दी गई है। इसमें जीवन के सारांश के बारे में भी पूरा आपको लगेगा कि जैसे समझाया गया है। ठीक है, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व क्या है? नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व क्या है? तो नाटक का तत्व है आपका अभिनेता, कथा वस्तु, रस और उपरोक्त सभी। ये आपके KVS PGT 2015 का क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से अभिनेता, कथा वस्तु, रस, अभिनय सभी नाटक के तत्व हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना जाता है। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो विद्वान हैं इनमें से कौन है जिनका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, जो भट्ट लोलट हैं इनका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। आचार्य भट्ट लोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। ये भरत मुनि के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता है। इनका दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन और इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार होते हैं? जो आपके सामने दिए गए हैं इनमें से 73 अलंकार किनके अनुसार होते हैं? तो होते हैं रुद्रट के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? जबकि दंडी ने कितने माने थे? 72, और भामन ने माने थे आपके 3 अलंकार। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन भी छोटे छोटे हैं तो भी पूछे गए हैं। देखिए, ये भी KVS PGT 2015 में पूछा गया। रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं, दंडी ने 72 और भामन ने 3 अलंकार माना। आपसे पूछा गया है साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है? तो देखिए, साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है? जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रसास्वादन करे तब वह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। गलत। जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं का साधारण ही समझे तो यह क्रिया साधारणीकरण है? नहीं। जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्ति की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तब उसे साधारणीकरण कहता है? नहीं। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बनकर जाता है, वहां पे साधारणीकरण होता है। और यही आपका आंसर आएगा, डी। अगला है, देखिए व्याख्या इसकी, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं, यह साधारणीकरण की सही व्याख्या है। अगला है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? आपसे पूछा गया है जो भारतीय वृत्ति है इसका संबंध किससे है? तो इनका है अद्भुत रस से। देखिए, भारतीय कृति का संबंध अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति कृति नहीं है, भारतीय वृत्ति है। भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। इसका प्रयोग भरतों नटों के द्वारा होने से भारतीय नाम पड़ा है। क्या है? जो आपकी भारतीय वृत्ति है इसका प्रयोग किससे हुआ है? भरतों मतलब नटों के द्वारा होने से इनका नाम, भरतों से होने से भारतीय नाम पड़ा है। यह सभी रसों में काम करती है परंतु प्रमुखतः इसका संबंध करुण और अद्भुत रस से होता है। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर डी माना था। ठीक है, और कब पूछा गया? KVS PGT में पूछा गया था। बिंब का काम है। बिंब का काम क्या है? बिंब का काम है काव्य को सौंदर्य लाना, काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंदमुक्त करना और उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो काव्य को सजीव बनाना है ये है बिंब का काम। क्या है? काव्य को सजीव बनाना। देखिए, बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को काव्य क्रियाकल्प विधि का
अनिवार्य अंग कहा गया। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को क्या कहा गया है? काव्य क्रिया कल्प विधि का अनिवार्य अंग। यह शब्दों द्वारा प्रयुक्त प्रस्तुत इंद्रिय चित्र है जो मानवीय भावना प्रेरित रूप का कात्मकता को अपने में स्थान देता है। अगला है, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है। तो देखिए, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी और रस गंगाधर। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है, यही ठीक है, क्योंकि जो काव्यानुशासन है ये 12वीं-13वीं शताब्दी का है, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी का है, रस मंजरी 1300 का है और रस गंगाधर है ये आपका 17वीं शताब्दी का है। ठीक, देखिए इनमें से विकल्प सही अनुक्रम कौन सा है? ए वाला, जो इस प्रकार होगा, काव्यानुशासन 12वीं-13वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी, रस मंजरी 1300 ईस्वी, रस गंगाधर 17वीं शताब्दी। अगला, 10 रूपकम के लेखक कौन है? 10 रूपकम के लेखक कौन है? तो वो है धनंजय साहब। 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं। धनंजय रचित 10 रूपक का की टीका अवलोक के रचयिता धनिक है। ठीक है, 10 रूपक के लेखक कौन है? धनंजय। धनंजय रचित 10 रूपक की टीका है अवलोक, उसके रचयिता कौन है? धनिक है। मम्मट ने कौन सा लिखा था? तो काव्य प्रकाश। और विश्वनाथ ने लिखा था साहित्य दर्पण। जो साहित्य दर्पण है वो कौन सी शताब्दी का है? 14वीं शताब्दी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 444 का, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की थी? रस निष्पत्ति के बारे में, जो रस निष्पत्ति है उसकी व्याख्या करने वाले 4 कवि थे। ठीक है, 4 आचार्य थे और इसमें से जो भावकत्व और भोजकत्व की व्याख्या दी थी वो देने वाले थे आचार्य भट्ट साहब। कौन थे? आचार्य भट्ट। तो आचार्य भट्ट कौन से ऑप्शन में है? ये है आपके ए ऑप्शन में, ये आचार्य भट्ट लोलट। देखिए, सॉरी, भट्ट लोलट नहीं है, भट्ट नायक आएंगे। ठीक है, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना आचार्य भट्ट नायक ने दी थी, जबकि रस निष्पत्ति की विवेचना में आचार्य भट्ट लोलट ने उत्पत्ति और आचार्य शंकुक ने अनुमति तथा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति की कल्पना की थी। देखिए, जो 4 आचार्य हैं, जो आपके रस सूत्र दिया था किसने? भरत मुनि ने जो आपका रस सूत्र दिया था उसके 4 आचार्यों ने व्याख्या की थी। कौन कौन थे? भट्ट लोलट, भट्ट नायक, श्री शंकुक और अभिनव गुप्त। तो जो भट्ट नायक हैं, भट्ट नायक ने दिया था भावकत्व और भोजकत्व व्यापार। उसके बाद में जो आपके भट्ट लोलट हैं इन्होंने उत्पत्ति का दिया, आचार्य शंकुक ने अनुमति का दिया और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का दिया था। ठीक है, तद 200 शब्दार्थो स गुणा अलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तद 200 शब्दार्थो स गुणावलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? देखिए, जो अभी आपके संस्कृत विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था एक क्वेश्चन और इसका आंसर आएगा आपका मम्मट। कौन आएगा? मम्मट। तद 200 शब्दार्थो स गुणावलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। शरीर तावदृष्टार्था इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये दंडी का है। निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुण भूषणा काव्य लक्षण जयदेव का। ठीक है, अगला है, रसो वे सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? क्या है? रसो वै सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो वो है आचार्य विश्वनाथ। कौन है? आचार्य विश्वनाथ। देखते हैं इसका उत्तर। हाँ, रसौ वै सह को अपनी परिचर्चा में आचार्य विश्वनाथ ने सम्मिलित किया है। यह उक्ति तैत्तरीय उपनिषद से ली गई है। ठीक है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आपकी देव साहब की। ठीक है, किसके? देव की। उपयुक्त उक्ति रीतिकालीन आचार्य कवि देव की है। देव द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय काव्य ग्रंथ काव्य रसायन है। कविता में अभिधा को महत्व देते हुए यह पंक्ति काव्य रसायन से ली गई है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं भावविलास,
भवानी विलास, रस विलास और अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन, आचार्य जो कुंतक हैं उन्होंने वक्रोक्ति के कितने भेद बताए हैं? तो ये हमने कल भी बता था। इन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं। कितने भेद? 6 भेद। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। 6 बताए हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं, जो इस प्रकार से हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की थी। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आपसे पूछा गया है। जो रीति संप्रदाय है इससे संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो वो है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। देखिए, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में सूत्रों की संख्या 319 है तथा यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। अगला है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट हैं वो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है, मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अन्य ध्वनिवादी संप्रदाय के आचार्य कौन कौन है? आनंदवर्धन, रूयक, अभिनवगुप्त और जगन्नाथ। देखिए, इनको आपको याद करना होगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से ध्वनि संप्रदाय का संबंध नहीं है। और 4 आपको आचार्य दे दिए जाएंगे, 3 तो ध्वनि संप्रदाय से संबंधित दे दिए जाएंगे और 1 आपको दे दिए जाएंगे वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित। तो आपको छांटना होगा। अगर आपको संप्रदाय से संबंधित आचार्यों के नाम याद हैं तभी आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो मम्मट हैं वो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य तो हैं ही। उसके बाद में अन्य कौन है? तो अन्य ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन, रूयक, अभिनवगुप्त और जगन्नाथ। जबकि भामह है दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव आदि अलंकारवादी आचार्य हैं तथा वामन रीतिवादी, क्षेमेंद्र औचित्यवादी आचार्य हैं। ठीक है, आगे देखिए, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सूर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये पंत जी की पंक्तियां हैं। और इनमें कौन सा आपका काव्य गुण है? तो इनमें काव्य गुण कौन सा आएगा? प्रसाद। ठीक है, उपयुक्त जो उदाहरण है उसमें प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है वह प्रसाद गुणयुक्त कहलाती है। जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। अगला है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। ये मान्यता किसकी है? आपसे पूछा गया है कि जो रस है उसकी अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। ये मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता है आचार्य भट्टनायक साहब की। किसकी है? आचार्य भट्टनायक की। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता आचार्य भट्टनायक की है। भट्टनायक ने रस सूत्र की व्याख्या के संबंध में काव्य में 3 शक्तियों की कल्पना की है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अगला क्वेश्चन, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो वो है आचार्य क्षेमेंद्र जी। कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं क्षेमेंद्र। ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक तथा दशावतार चरित्र नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। याद रखेंगे, जो क्षेमेंद्र साहब हैं इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक तथा दशावतार चरित्र। आचार्य भामह दृश्य काव्य परंपरा व अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि भट्ट लोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद और दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन है। अगला है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? देखिए, उत्पत्तिवाद जो अभी हम पढ़ गए हैं, उत्पत्तिवाद के जनक कौन है? तो ये है भट्ट लोलट।
कौन है? भट्ट लोलट। ये उत्पत्तिवाद। देखिए, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद, जिसे आरोपवाद भी कहा जाता है, संप्रदाय के जनक हैं भट्ट लोलट साहब। ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है, जबकि अभिनव गुप्त हैं वो अभिव्यक्तिवाद के जन्मदाता हैं और शैव दर्शन से संबंधित हैं। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा में वैयाकरण है तथा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? काव्य प्रकाश कौन डालती है? तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मम्मट आएगा। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? मम्मट। साहित्य दर्पण विश्वनाथ व काव्य दस कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा ये दंडी की रचनाएं। कौन कौन सी? काव्य दस कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी कथा ये दंडी की रचनाएं। जबकि काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी आदि राजशेखर जी की। राजशेखर की कौन कौन से ग्रंथ है? काव्य मीमांसा, बाल रामायण और कर्पूर मंजरी। अगला क्वेश्चन है, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? आपसे पूछा गया है कि जो दंडी है ये किस प्रकार के आचार्य हैं? तो दंडी हैं वो अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है, किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य। देखिए, दंडी हैं वो कैसे आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य हैं। जबकि आनंदवर्धन ध्वनिवादी हैं, वामन रीतिवादी हैं, भरत हैं वो रसवादी आचार्य हैं। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? कौन से आचार्य हैं जिन्होंने गुणों को रस आश्रित माना है? तो वो आचार्य हैं आपके कौन? आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो वो है आचार्य आनंदवर्धन। देखिए, इस क्वेश्चन की व्याख्या है, आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक कृति की रचना की है। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? देखिए, नाट्य के संदर्भ में जो भरत मुनि है इन्होंने कौन सा लिखा था? नाट्यशास्त्र। इसमें इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने मानी है रसों की संख्या 8। ठीक है, इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन इन्होंने किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र के कौन से अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है? तो वो है षष्ठम और सप्तम। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम नहीं है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा है? तो भरत मुनि ने कौन सा लिखा था? नाट्यशास्त्र लिखा था। 10 रूपक किसने लिखा था? तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, जो आपका 10 रूपक है दस कुमार चरित है, वो 10 रूपक लिखा था किसने? देखिए, आगे आ जाएगा इसमें। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया। इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं, लगभग 5000 श्लोक हैं। जबकि आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा। जबकि देखिए 10 रूपक है वो धनंजय का। ठीक है, क्या है? धनंजय का। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? आचार्य विश्वनाथ। ये 10 रूपक वाला मेरे दिमाग से थोड़ा आउट हो गया था। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? देखिए, जो आचार्य वामन है इन्होंने आपके जो काव्य हेतु है उसके स्थान के ऊपर किसका व्यवहार किया है? तो ये काव्यांग का किया है। काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द दिया है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लोक विद्या प्रकरण को काव्यांग काव्य हेतु स्वीकार किया है। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगनानि। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय रस सिद्धांत है उसमें साधारणीकरण का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है? तो वो हैं आपके आचार्य भट्टनायक। ठीक है, कौन है? आचार्य भट्टनायक। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने किया है। आचार्य भट्टनायक के अनुसार विभावादी का साधारणीकरण होता है, जबकि अभिनव गुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण बताया है। अगला है, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छाटिए। देखिए, जो काव्य गुण हैं इनके संबंध में 3 कथन इनमें सही हैं और 1 कथन इनमें सही नहीं है। उसको आपको छाटना है। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार, बाह्य शोभा, मात्र।
क्या है? गुण है वो काव्य के आंतरिक सौंदर्य मात्र है, जबकि अलंकार है वो बाह्य शोभा मात्र है। तो ये कथन सही है, ये गलत नहीं है। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं, तो ये भी ठीक है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों की विवेचना नहीं मिलती है, यही तो गलत है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों की विवेचना नहीं मिलती है, ये किस प्रकार से सही हो सकता है? काव्य शास्त्र में काव्य गुणों की विवेचना मिलती है। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। ठीक है, सभी ने कौन कौन से गुण माने हैं? 3 महत्वपूर्ण गुण माने हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। देखिए, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों की विवेचन नहीं किया मिलता है, यह कथन सही नहीं है। जबकि गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य, अलंकार बाह्य शोभा मात्र है। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। काव्य शास्त्र काव्य गुणों का विवेचन मिलता है, यह सभी कथन काव्य गुणों के संबंध में सही है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।